अपना सेकेंड लेक्चर है आज का, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। ठीक है, कल के डिस्कशन में जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो एक बार फटाफट से याद करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग इस लेसन में जो मोशन पढ़ रहे हैं इट इज़ अ पीरियोडिक काइंड ऑफ मोशन। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? ओके, सो द मोशन दैट रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज़ पीरियोडिक। और वो जो टाइम इंटरवल है जिसमें वो रिपीट होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड और सिंपली पीरियड। ठीक है, उसके बाद ऑसिलेशन, जो कि अपने लेसन का नाम है। सो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन के लिए दूसरा नाम है, सिनोनिम है वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन, है ना। किसी एक पॉइंट के आसपास मोशन होते रहे बार 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 बार, तो उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे, है ना। एंड इट्स अ रिपीटेटिव मोशन, बार बार होगा, है ना। पीरियोडिक भी है तो बार बार होने वाली मोशन है ये। तो उसमें से एक सेट ऑफ मोशन ले ले तो दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट सीखा था हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है? ये अपने बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में, बट ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? मैथ्स का कंसेप्ट है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन साइन या कॉस के कॉम्बिनेशंस में होंगे उनको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये म्यूजिक से रिलेटेड इक्वेशंस है, म्यूजिक से रिलेटेड फंक्शंस हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, या इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनके कोई पावर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टाइप हमने पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन में, जो है पीरियोडिक फंक्शन। ये अपने काम की चीज़ है। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है? और वो भी हार्मोनिक पीरियोडिक की हमने बात की थी। नहीं, पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिस फंक्शन में हम कांस्टेंट को ऐड कर दे, कांस्टेंट को हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड टी, है ना, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो। बट लेटेस्ट से फंक्शन में हमने कोई तो कांस्टेंट ऐड कर दिया विच इज़ पीरियड, तो हमें सेम फंक्शन मिल जाएगा, वापस से फंक्शन आ जाएगा आफ्टर एडिंग दैट कांस्टेंट। सो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटर पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग मास ऑसिलेटर सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे लिए, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर मतलब क्या होता है? आपको एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस, हमने हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ा था, वर्टिकल वाला हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बेसिक जब तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ का मतलब क्या होता है? देयर इज़ नो फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्प्रिंग लगा सकती है, और कोई फोर्स है ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। mg और नॉर्मल रिएक्शन वैसे भी बैलेंस हो रहा है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मोशन में। जब ये ऑब्जेक्ट m मास का हमने किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और स्मूथ फ्लोर पे रख दिया और इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये स्प्रिंग एक तो स्ट्रेच होगी या कॉम्प्रेस होगी। दोनों ही केसेस में जैसे ही आप डिस्टर्ब करके रिलीज कर दोगे इट विल स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो। ठीक है, सो दिस स्प्रिंग प्रोड्यूसेस दैट टू एंड फ्रो मोशन विच इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। इस केस में इट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन या कॉस के टर्म्स में आएगा, हम लोग डिराइव करेंगे उसको। वो इक्वेशन अपना साइन या कॉस के इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्योंकि पावर्स जो रहेंगे वो वन रहने वाले हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और बहुत सारे फोर्सेस को हमने हटा दिया, फ्रिक्शन विक्शन हटा दिया, तो इट्स अ सिंपल मोशन। सो इस मोशन में खास बात क्या है? जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करते होता है, मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही होती है, तो जब डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट साइड है तब स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड होगा या फिर अपोजिट होगा, आप ये बोल सकते हो। जब डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हो जाएगी तो स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ हो जाएगा? राइट साइड। स्प्रिंग के फोर्स को हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो हमेशा उसकी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करती है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
जितना आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे उतना वो फोर्स लगाएगी। आप सोच सकते हो एक स्प्रिंग ले लो हाथ में एकदम अच्छा वाला और उसको ऐसे खींचो और आपके फ्रेंड को छोड़ के मारो, तो होगा क्या, जितना आप खींचोगे उतना उसको ज़्यादा ज़ोर से लगेगा स्प्रिंग। मतलब क्या है, स्प्रिंग का फोर्स ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, इसको वेक्टर में लिखोगे तो माइनस साइन वैसे भी आएगा उसमें भी। दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, सो लेट अस से दिस इज पॉजिटिव एक्स, तो इसको आई कैप देंगे तो इसको माइनस आई कैप देना है, तो उस केस में भी नेगेटिव साइन आना ही है। तो इसका इक्वेशन कैसा बन रहा है, एफ एस इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स, और ये माइनस साइन के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने काम का जो इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो एकदम ऊपर लिख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स is equal to minus kx, and what is that k? It is constant of proportionality। यहाँ पर हम क्योंकि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको k के बारे में नाम क्या मिलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ केसेस में हम इसी को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, कुछ केस में हम इसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसे कैसे लिख दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला देखो k इक्वल टू मॉड ऑफ एफ अपॉन एक्स हो रहा है क्या, उसी को मैंने रीअरेंज कर दिया। तो k कांस्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बताओ, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। उसमें से किससे डिवाइड करना है, मीटर मतलब लेंथ से डिवाइड करना है, लेंथ से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया डायमेंशन इसका के का। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, ये 2-3 चीज़ें लिखनी है तो लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दे दो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। व्हाट इज लीनियर SHM, लीनियर SHM फुल फॉर्म क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब मैंने बताया था, सिंपल मतलब मोशन के इक्वेशंस बहुत लीनियर टाइप के होंगे, हार्मोनिक मोशन मतलब साइन और कॉस आएगा। ठीक है, साइन या कॉस कोई भी आ सकता है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हो रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होने वाला है। ठीक है, हम इस मोशन को ऐसे ना दिखाते हुए कैसे दिखाएंगे, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, अपना वही स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, ये अपना एग्जांपल है, ये मास है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसपे वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो इसी सिस्टम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये मेरी एक्स एक्सिस, क्योंकि ये मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, वी कैन एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दिस मोशन ऑन एक्स एक्सिस। जो भी उसका मीन पोजीशन है उसको हम ओरिजिन ले सकते हैं, मीन पोजीशन से थोड़ा आगे जाएगा फिर वापस आएगा, जहाँ तक आगे जाएगा दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये बुक में है सारे डेफिनेशंस तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस तरफ प्लस ए तक जा रहा है, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इस तरफ उतना ही डिस्टेंस माइनस ए जाएगा। माइनस ए इज द कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितना ए, ये भी डिस्टेंस ए है। मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, इसको ओरिजिन ले रहा हूँ, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, और मेरा पार्टिकल ये है जिसका मास है m। और ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे आप इमेजिन करो, ये डॉट जो है ये आगे जा रहा है, फिर इधर तक जाने के बाद ये डॉट वापस से आ रहा है, फिर इधर तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। दिस इज़ वन ऑसिलेशन एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। आइडियली फॉर एवर, रियल में फॉर एवर मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन रुक जाएगा रियल केसेस में। बट हम लोगों ने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, तो एक बार इसे मोशन में छोड़ दिया तो इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। ठीक है, हम लोग ये आइडियल केस लेके चल रहे हैं। जितने भी स्प्रिंग सिस्टम होंगे सब में तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हाँ, ये वाले केसेस में स्प्रिंग सिस्टम में है ना, और सिंगल स्प्रिंग वाले लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अगर आप और कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ज़रूरी नहीं है।
है ना। ठीक है, आप और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हो, एडवांस फिजिक्स में पढ़ाते हैं 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग, वैसे केस में वो स्ट्रेट लाइन मूव करे ज़रूरी नहीं है ना। एक ऐसा सिस्टम मैंने देखा था, एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको नहीं आएगा, हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया था। तो एक ब्लॉक था जिसको यहाँ से एक स्प्रिंग कनेक्टेड था, यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड था, यहाँ से भी स्प्रिंग कनेक्टेड था, और उसके फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, आपको एक स्प्रिंग से ज़्यादा 2 स्प्रिंग के आ सकते हैं, वो भी जेईई मेंस और एडवांस में, है ना। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड्स में तो वो भी नहीं आएगा, है ना। बोर्ड्स में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये हो गया सारा, मैंने जो बेसिक बताना था वो बता दिया। हमारा मोशन हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस। क्यों सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत है? बिकॉज इट्स अ लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, बस सिर्फ बैक एंड फोर्थ जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। नाउ वी नो फॉर लीनियर एसएचएम, वी नो फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये किसका एग्जाम्पल है? स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का ही हमने सिंपल फॉर्मेट बनाया है। फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। तो ये तो यहाँ लिख लेते हैं, वेयर F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग का भी हो सकता है, किसी और चीज़ का भी हो सकता है ना। और आपका x क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम मीन पोजीशन। ये ज़रूरी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर हो रहा है? सो फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, एंड व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। इन जनरल इट इज फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, दैट के इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस कांस्टेंट। नाउ हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। कौन सा लॉ? ये कौन सा लॉ है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का कौन से लॉ से आता है? सेकेंड लॉ से आता है ना। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। मैं थोड़ा इसके 2 पार्ट बना लेता हूँ, अपने को ज़्यादा जगह चाहिए डेरिवेशन के लिए। F इज इक्वल टू एम ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। m किसका मास है? उस ऑब्जेक्ट का मास, है ना। तो यहाँ पर कहीं तो लिखना है तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो, m इज मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर पार्टिकल भी बोल सकते हो, उसका मास है m। a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पता है कि आपको? ये पता है या नहीं पता? बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही है? ये पढ़ाया था 11th में, हाँ या नहीं? ओके। और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर ये वैल्यू इधर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ v की जगह dx/dt। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। मैथ्स में पढ़ा है कि सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो है ना। तो ये कौन सा डेरिवेटिव? ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा है। सो वी कैन राइट दिस एज d2x/dt²। दिस इज योर एक्सेलरेशन, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, वेक्टर में लिखना है तो इधर वेक्टर का साइन दे दो, खत्म। समझा? देना है वेक्टर तो अपन बिना वेक्टर का साइन के ही सॉल्व करेंगे सब कुछ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं वेक्टर्स यूज़ करने की, सिर्फ साइन प्रॉपर लेना है। तो ये यहाँ से ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मैं वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू डाल देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट साइड पे f है, राइट साइड पे अलग अलग टर्म्स है। सिंस लेफ्ट साइड फोर्स है तो राइट साइड शुड बी इक्वल। तो हम लोग क्या कर देंगे, md2x/dt² इक्वल टू कर देंगे -kx। अब बस इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दो
तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये बेसिक आइडिया है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इतना याद रख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो m d2x/dt² प्लस kx इक्वल टू 0। मैं इस m को भी डिवाइड कर देता हूँ। सो d2x/dt² प्लस k/m x इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर मैथ्स में नहीं सीखा तो वो मैं पहले पढ़ा देता हूँ। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। लेट इस कांस्टेंट को मुझे कुछ तो नाम देना है, तो मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ। एक और कांस्टेंट मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ω² इक्वल टू k/m। ठीक है, मैं ओमेगा भी लिख सकता, मैंने ω² लिखा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। ठीक है, लेट ω² इक्वल टू k/m b, इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने डायरेक्ट नाम दे दिया है, इसके पीछे का लॉजिक आपको आगे पता चलेगा कुछ और टॉपिक्स के बाद। ठीक है, तो इसके पीछे का भी लॉजिक बताऊंगा कि ये ओमेगा क्यों, और ओमेगा को मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला और स्क्वायर क्यों दिया, वो सारे रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस रिप्लेस दिस कॉन्स्टेंट्स। तो थोड़ा हमारे पास सिंपल इक्वेशन दिखेगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम्स x इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन of simple harmonic motion. This is differential equation of simple harmonic motion. सबसे पहली चीज़, what is differential equation? सबसे पहला, उससे भी पहले सोचो कि what is equation। मैथ्स में पढ़ाया क्या differential equation? अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, so what is equation? लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड इज इक्वेशन, है ना। मैंने अगर यहाँ ऐसा कुछ तो लिख दिया, क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। सो समथिंग टू द लेफ्ट इक्वल टू समथिंग टू द राइट, ये इक्वेशन होता है मैथ्स में, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। अब ऐसा इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है, ये दूसरा कोई तो वेरिएबल है, और इसका पावर 1 है। सो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसको मत देखो, यहाँ पर देखोगे अगर एक और इक्वेशन देता हूँ, x² + 2x + 3, ये आपने स्कूल में ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स पावर इज 2। ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन है y = mx + c, ये पढ़ा है क्या मैथ्स में? दिस इज लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये नहीं पढ़ा तो ऐसा इक्वेशन पढ़ा है क्या? ax + by + c = 0, ऐसा पढ़ा है इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन, इनमें x और y वेरिएबल्स है। अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ y ऐसा कुछ आ जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल, ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली चीज़, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? जो डेरिवेटिव है यहाँ पर वो सेकेंड डेरिवेटिव है। सो इट्स अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों? क्योंकि पावर ऑफ x जो है, या फिर इस पूरे डेरिवेटिव का पावर 1 है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 1 है। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। एनीवेज ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ऑर्डर वगैरह कैसे होता है। सिंपल वर्ड्स में समझाना है तो जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड है, थर्ड डेरिवेटिव, दैट विल डिसाइड द ऑर्डर। सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसमें सबसे बड़ा एक ही तो डेरिवेटिव है, उसका पावर जो है अगर वो 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना। तो वैसे ये इक्वेशंस को डिफाइन किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। अब हमने ये इक्वेशन बनाया क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? सवाल ये है कि इतना सारा मैथमेटिक्स किया, इतने सिंपल सुंदर से इक्वेशन थे ये और ये, इनको इतना गंदा क्यों बनाया, है ना। डेरिवेटिव लाने का मतलब 12th के बच्चों को हार्ट अटैक देने वाली बात है। तो लाया क्यों? बिकॉज ये इक्वेशन से हमें मोशन का एनालिसिस करते आएगा। इस इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम कैसे चेंज होगा ये निकाल सकते हैं।
वेलोसिटी ओवर द टाइम कैसे चेंज होगा निकाल सकता है. सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. अगर आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो मोशन का कंप्लीट एनालिसिस आपने कर लिया है ना. तो आपको ये पता है कि अभी अगर मोशन ये इस तरह से स्टार्ट हुआ है तो फ्यूचर में मोशन कैसा होगा ये आप इस इक्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हो बिना उस मोशन को एक्चुअली किए. सो हम मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं इफ़ वी नो दिस इक्वेशन. दैट्स वाई वी लर्न दिस इक्वेशन और दैट्स वाई वी डिराइव दिस इक्वेशन. ठीक है. और फिर इसके आगे हम लोग जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करेंगे. मतलब हमने आपको मैथ्स में पढ़ाया होना चाहिए था बट नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा सारी चीज़ें. डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग इसके सॉल्यूशन में देखेंगे. और उसमें से हमारे पास 3 चीज़ें आएगी. पहला आएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है पोजीशन. नंबर 2 हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आया तो वेलोसिटी आ सकता है और वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ सकता है. ठीक है. तो हम लोग वो सारी चीज़ें इसके एनालिसिस में करेंगे. ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में कई बार 3 मार्क्स के लिए आता है, कई बार आता है. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है. ये लेसन भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन. ये और इसके बाद वाला लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 आर इम्पॉर्टेंट लेसन. इससे बड़े साइज़ के जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 मार्क वाले क्वेश्चन इन लेसन्स में से आते हैं, इसमें से नेक्स्ट लेसन में से. ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए. चलो लिख लो. क्वेश्चन था. हाँ बोलो. जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके हिसाब से वो लीनियर और क्वाड्रेटिक डिसाइड होता है ना. तो वहाँ पे तो डी की पावर 2 है ना. नहीं, डी की पावर 2 नहीं है. d2x/dt² मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया है. उसका मतलब ये है अगर मैं ऐसे लिखूँ, कहाँ गया मेरा मार्कर, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको d2x/dt² का स्क्वायर प्लस dx/dt ऐसा कुछ लिख दूँ, dx/dt प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ तो इक्वेशन है. तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो है, उसका पावर भी 2 है. ठीक है. तो ऑर्डर इज डिफरेंट और उस इक्वेशन का लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, उसको बोलते हैं हम लोग पावर, शायद से पावर या ऐसे कुछ बोलते हैं. ठीक है. दैट इज़ डिफरेंट. ऑर्डर इज द कितने बार डेरिवेटिव हुआ है वेरिएबल का, है ना. ये सेकंड डेरिवेटिव है. ऐसा भी हो सकता है आपका इक्वेशन ऐसा हो d3x/dt3. तो ये कौन सा डेरिवेटिव, ये इसका ऑर्डर 3 है, 3 बार डेरिवेटिव निकाला है. ठीक है. फिजिक्स में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, वो मैथ्स में कराएंगे आपको. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल टाइप का इक्वेशन है, लिख लो. एग्जाम्पल 5.1. ठीक है. क्या एग्जाम्पल है देखो, पढ़ते हैं इसको. अ बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, गिवन डेटा लिखते चलते हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे. बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम performs linear SHM, it experiences a restoring force of 0.2 न्यूटन. रिस्टोरिंग फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन. when its displacement from mean position is 4 centimeter, when displacement is 4 centimeter from the mean position, तो ये किसी एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के लिए फोर्स है. ठीक है. और क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट. क्या फॉर्मूला है बच्चों? F = -kx. तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/x. मॉड्यूलस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. फोर्स है अपना 0.2, उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर विच इज़ 4 × 10⁻² मीटर. सो 4 × 10⁻² मीटर. और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/2 × 10⁻², -1 इसका और +2 इसका, 2 - 1 1 हो जाएगा. सो दिस इज़ 5 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. आंसर है 5 न्यूटन पर मीटर. सेकेंड क्या बोला है? पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालना है. अब इसके लिए मैं थोड़ा आपको फॉर्मूला पढ़ाना पड़ेगा मुझे. मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था d2x/dt²
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सही है क्या? देखो एक बार इक्वेशन, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि ये जो कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका रिलेशन हम लोग सर्कुलर मोशन से लगाएंगे बाद में कभी, तो है ना। और इस ओमेगा का टाइम पीरियड से रिलेशन है 2π/ω। ठीक है, सो 2π और ओमेगा अपना क्या था यहाँ पर देख लो, ओमेगा स्क्वायर वॉज k/m, सो ओमेगा इज √of k/m। सही है क्या? तो वो वैल्यू इधर डाल देंगे तो 1/ω है ना, तो m/k। तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो टाइम पीरियड का। क्या फॉर्मूला है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√of m/k। क्या हमारे पास m और k की वैल्यू है? m कितना है, k कितना आया? बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 6.28, रूट में बचेगा 2/10 इंटू 5, 2 1 2, 2 5 10, 1/25 कितना होता है? 1/5 हो जाएगा रूट लेंगे तो, है ना। सो दिस इज 6.28 अपॉन 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ साइड में, 628। वन 1.256 सेकेंड्स। ठीक है, उन्होंने पाई के टर्म्स में लिखा है ना, पाई के टर्म्स में लिखना तो पाई के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, करके देखना कैलकुलेशन सही है या गलत। और क्या पूछा है? सेकंड, ये हो गया सेकंड पार्ट। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, क्वेश्चन में नहीं करोगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। थर्ड क्या पूछा है हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। सही है ना, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स जो है वो है हमारा कितना, ठीक है, एक और तरीका है। फोर्स अपने पास है नहीं, फोर्स है ना सर, फोर्स अपॉन मास है लेकिन, हाँ हाँ ये इससे आ जाएगा, ठीक है चलेगा। F इक्वल टू -kx, ये वाला फॉर्मूला लगाया। F इक्वल टू ma लगा दिया, ma इक्वल टू -kx, तो a इक्वल टू क्या हो गया? -k/mx। अब सारी चीज़ें क्या देख लो, k का वैल्यू है अपने पास, वैसे f का वैल्यू भी था, है ना, 0.2 न्यूटन है ना सर, पर a नहीं था, है ना। ठीक है, एनीवेज k का वैल्यू है क्या? 5, m का वैल्यू है क्या? 0.2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है क्या? 4 × 10⁻²। करो कैलकुलेशन, क्या आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और ये आ जाएगा, माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन तो आता है, ठीक है एनीवेज, -10। और ये 10 का पावर कितना? इधर -1 ऊपर गया तो +1, +1 -2 कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻1, मतलब कितना? 1, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट भी आता, ये बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया मैंने। F इक्वल टू ma कर दे, या हाँ F इक्वल टू ma से भी आ जाता ना, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? F इक्वल टू ma, हाँ a इक्वल टू F/m। सही है, फोर्स कितना है? 0.2, मास कितना है? तो 1 ही आता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना। तो वैसे भी आ जाता आंसर, ऐसे भी आ गया, कैसे भी करो आंसर तो आ गया। अच्छा ऐसा है, ऐसा है तो मग ती लाईन तरी मध्ये जायला पाहिजे किंवा मग 1 डिस्प्लेसमेंट व्हायला पाहिजे होतं। हाँ, एक्सेलरेशन जो है ना वो चेंज होता है, ये बात तो सही है। एक्सेलरेशन चेंज होता है तो हमें x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? अगर एट, क्या बोला है देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है तो ये आंसर गलत है उस केस में।
उस केस में फॉर्मूला यही आएगा, एफ इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी, है ना। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये एक्सेलरेशन किसके लिए है, ये इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन निकाला मैंने, ये वाला। अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे 1 सेंटीमीटर तो ये आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाते हैं, वो येड़े जाने दो, बुक लिखने वाले येड़े लोग हैं, कॉपी पेस्ट मारते इधर उधर से, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए, सही काम क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से जाता है। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻⁻, कितना 2 मीटर, है ना। अब ये कट बीट नहीं होगा, ये 0.2, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये रिलेटेड है, दीज आर फंक्शंस। तो क्या आ रहा है, 5/0.2, 5 1 ज़ा 5, 0.2 का लिख सकते हैं 2/10, वो 10 भी ऊपर भेज दो, सही है। 2/10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर भेज दो, और वो कितना है 10⁻², सही है। क्या बन के आ रहा है 2.5, 10⁻⁻1 -0.25, सो एक्सेलरेशन आ रहा है -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लेना है तो आप माइनस साइन को भूल जाओ, है ना, मैग्नीट्यूड लेना है तो। अदरवाइज एक्सेलरेशन इज दिस मच, -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उनका आंसर फिर गलत हो जाएगा, देख लो। एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है ना। ये फॉर्मूला बता रहा है आपको, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स बट एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। वो कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए तो हम लोग अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे ना। वही तो अपना मेन मोटो है कि टाइम के साथ, चलो डिस्प्लेसमेंट के साथ तो पता चल गया, फ्यूचर में क्या होगा कैसे पता लगाएंगे। फिजिक्स में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास कुछ गिवन इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो बिना एक्सपेरिमेंट किए मुझे पता चलना चाहिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट इज़ एनालिसिस, उसी को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस। फ्यूचर बता सके, जैसे मुझे यहाँ से जाना है मंगल पे, तो मैं जाके ट्राई तो नहीं करूँगा, पहले मैं मैथमेटिक्स करूँगा। जाते जाते अगर मेरा स्पेसशिप उड़ गया तो क्या करूँ, मर जाऊँगा ना। तो उससे पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ ले तो अच्छा है। तो ऐसा रहता है, हर चीज़ को करने से पहले उसको ऑन पेपर किया जाता है, फिर प्रैक्टिकली करते हैं ज़रूरत होगी तो। अदरवाइज़ ऑन पेपर ही काम हो रहा है तो काय को खर्चा करना, दोनों रीज़न है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा, कौन सा इक्वेशन था, d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0, और इसमें जो ω² था दैट वाज k/m, है ना। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हम लोग x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, और भी कुछ एडिशनल फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे उसी प्रोसेस में, है ना। कुछ एक्स्ट्रा अच्छे वाले फार्मूला भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसको छोड़ के कुछ एडिशनल चीज़ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी हम लोग जो करने वाले वो पहले बता देता हूँ, बाद में ये चीज़ें करेंगे। ये वाला जो डेरिवेशन है ये थोड़ा और छोटा टाइप का है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बहुत छोटा सा 2-4 स्टेप का। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आसान है करने में। एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, ये चीज़ निकाल लिया, तो मैं इस पे से ये और इस पे से ये निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग जाएंगे, प्रोसीजर ऐसा है। पहले हम लोग ये इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसको फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो वो तो एकदम सिंपल है ना, अभी तो हमने लिखा था इक्वेशन, वही आएगा अपना वापस से इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत 2 लाइन का प्रूफ है इसका, तो उसके बाद ये, इसका थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, फिर उसके बाद ये एक बार आ गया, फिर आप फ्री हो, आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है।
एक बार आपने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया तो आप बाकी की चीज़ें आसानी से निकाल सकते हो। सब कुछ निकालेंगे हम लोग इस वाले डेरिवेशन में। हम लोग पहले 3 चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, 3 चीज़ें करेंगे इस डेरिवेशन में। सो हेडिंग क्या दोगे इस पे? क्वेश्चन क्या आता है इस पे? क्वेश्चन आता है ऑब्टेन, क्वेश्चन लिख लो पहले, ऑब्टेन वेलोसिटी, ऑब्टेन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी and displacement of particle, obtain expression for acceleration, velocity, displacement of particle performing SHM। ठीक है, इसके फॉर्मूले हमें निकालने हैं, इसके जो इक्वेशंस है वो हमें निकालने हैं। कहाँ से निकालेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। कई बार दे देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये भी दे देंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन, एक एक चीज़ें हम लोग डिराइव करने वाले हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर है आपका k/m, वेयर ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, d2x/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बट एक्सेलरेशन होता है हमारा d2x/dt², ये हमको पता है। इसको यहाँ डाल दिया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ गया। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया, सिंपल था, कुछ खास नहीं था, है ना। हमने ये पहले भी किया है, वापस से किया। या फिर आपको चाहिए तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हो k/m(x)। अभी अभी हमने जो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू यूज़ की वो, ठीक है। ये आ गया एक फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का काम ख़त्म, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा? वेलोसिटी के लिए कुछ फॉर्मूला है, उनको हम लोग पहले एक्सप्लोर करते हैं। एक्सेलरेशन जो है, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्या रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन मेरा होता है dv/dt, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम डेरिवेटिव। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो आई हैव टू इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पर इसके लिए मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। क्या मेरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो हमें वो रिलेशन नहीं मिला है, तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं लगा सकते। तो क्या हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं? a इक्वल टू dv/dt को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने? dv/dt को ऐसे लिखा, dv/dt और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं किया है, ये एक मैथ्स का थ्योरम है, आपको डेरिवेटिव लेसन में सर ने पढ़ाया होगा। ये एक थ्योरम है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल चेंज किया है, बट समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया कि मैंने इसको सेपरेट लिखा नंबर्स की तरह, और ये dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसा नहीं किया है, ये मैथमेटिकल थ्योरम है, ठीक है। अब dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, सही है ना, ये तो वेलोसिटी है। तो मैंने इसको लिख दिया वेलोसिटी dv/dx, और ये एक उधर a dx कर दो इक्वल टू v dv कर दो। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ, क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एज अ फंक्शन ऑफ x है मेरे पास? यस, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को कर सकता हूँ। ये इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज़ दिस प्रोसीजर, बट आई कैन यूज़ दिस प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर हम लोग करेंगे, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा भी याद रख सकते हो। कहाँ से आया मैंने वो बताया आपको, ठीक है। सो यूजिंग रिलेशन a इक्वल टू v dv/dx, कब ये लगाना है ये भी याद रखो। जब आपका एक्सेलरेशन x का फंक्शन होगा तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। फिजिक्स में कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी लेसन में पढ़ो, कब ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है? जब आपका एक्सेलरेशन
टाइम का फंक्शन ना होते हुए वो एक्स का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन हो, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले लो, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे। ये मैं मैथमेटिक्स हटा देता हूँ। ये लिखना है कि आपको लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये मैं वापस से नहीं लिखाने वाला हूँ। ये वाला पार्ट कहीं पे रफ वर्क में लिखना है तो लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रफ वर्क में लिखो, डेरिवेशन में मत लिखो। इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। क्या कर सकते हो, जब भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा याद कर लो। कौन सा वाला? ये वाला, व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स, और आपको कुछ तो निकालना है इस पे से वेलोसिटी वगैरह। टाइम के लिए वो dv by dt। हाँ, टाइम फंक्शन है तो वो डी वी बाई डी टी, वो इसके बाद करेंगे हम लोग, है आगे करना है उसको भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहाँ पर आ गए, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी, सही है। अब ए का वैल्यू भी तो है अपने पास, कहाँ गया, ये है वैसे ए का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इधर डाल भी सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर तो इंटीग्रेशन वी डी वी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कौन से ओमेगा स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, तो उसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी, सही है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी होता है वी स्क्वायर बाई टू। अब इस इंटीग्रेशन में हमने लिमिट्स यूज़ नहीं किया है, सो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी है एक्स, एक्स तो हमारे पास था वेलोसिटी, तो इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, प्लस सी, ठीक है। चाहिए तो यहीं पे कहीं पे आप इक्वेशन को घुमा दो, यहीं पे कहीं ऊपर घुमा देते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में डर जाओगे ये देख के। रुक जाओ, कहाँ इक्वेशन को पलटा देते हैं, यहीं पे पलटा देते हैं, स्टार्टिंग में यहीं पे पलटा देते हैं, ठीक है। वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। मैंने बस लेफ्ट टू राइट कर दिया है, और ए का वैल्यू भी डाल दिया। ए का वैल्यू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन वी डी वी, और फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट था बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इधर इंटीग्रेशन वी डी वी, और इसको और सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन वी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। क्योंकि कॉन्स्टेंट क्यों आया, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट्स नहीं है। अब क्या करेंगे, अब उस कॉन्स्टेंट को फाइंड करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 डाल दो मीन पोजीशन पे। अच्छा, मीन पोजीशन पे हम लोग नहीं बता सकते। अब मोशन का एनालिसिस करते हैं वापस से, एक्चुअल मोशन देखते हैं। ये ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है, माइनस ए, ठीक है। जब मेरा पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है इस तरह से टू एंड फ्रो, किस पॉइंट पे वो पलटी मार रहा है, किस पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, ओ पॉइंट पे डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है क्या, नहीं। ध्यान से देखो ना मोशन, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोशन देखो, यहाँ से लेटर से स्टार्ट करता है, किस पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, ए पॉइंट पे और माइनस है। सो ए और माइनस ए पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट्स है मोशन के। कौन से पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वेलोसिटी रिवर्स हो जाए। जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो मोमेंटरीली द वेलोसिटी इज 0, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये मार्कर ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर जाके वापस आया, ऊपर जाते वक्त उसका स्पीड बढ़ रहा था या कम हो रहा था, कम हो रहा था। हाँ, कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। फिर वो वापस से नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी होता है 0। सो एट x इक्वल टू प्लस और माइनस ए, ये दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी कितनी है,
ये डेटा हम लोग यहाँ डालेंगे इक्वेशन में। ये डेटा कहाँ डालेंगे? इक्वेशन में डालेंगे। ये हमें मोशन को देख के पता चल रहा है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक फिजिक्स है। तो v का वैल्यू 0 डाल दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, x का वैल्यू कितना डाल दो? प्लस माइनस a डाल दो, और उसका स्क्वायर भी है प्लस c। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा क्या? प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस c। तो c इक्वल टू कितना आ गया? c इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ डालेंगे? यहाँ डाल देंगे। इक्वेशन नंबर ये इसमें से वो डाल दिए, वो लिख लो आपको। सो देयरफॉर v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 कट हो रहा है। सो v इक्वल टू अंडर रूट में, पहले तो देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रूट, ठीक है, इसका रूट एज इट इज़, ये नहीं सॉल्व करते आएगा, और इधर प्लस और माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया क्या? ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रूफ था। अब हमने v निकाल लिया है, अगला स्टेप क्या है? x निकालना है ना? v पे से x निकालना है, अभी वो भी लंबा प्रोसीजर है। यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग आगे का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। चलो कहाँ पर करें? यहाँ करते हैं, इस पार्ट में। तो अपने जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो यहाँ कहीं तो लिख लेते हैं। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ? 2 दे दूँ। v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब तीसरा रिलेशन लाते हैं x का। ऑब्वियस बात है x का रिलेशन x के टर्म्स में तो नहीं आएगा, x का रिलेशन आएगा टाइम के टर्म्स में। तो जब आपको पोजीशन फाइंड करना है x, सो ऑब्वियस बात ये है कि वो वेलोसिटी से आएगा। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx/dt। और ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर ये तो लिख लो, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड्स लिया हमने, ठीक है। अब dx इक्वल टू ओमेगा dt, और यहाँ पर लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने? देखो ज़रा ध्यान से, मैंने कांस्टेंट को इसी तरफ रखा, dt को उस तरफ भेज दिया, मेरे पास ये आ गया dx अपॉन x, जो है x वाला पार्ट मैंने इस तरफ ले लिया। तो मैंने x वाले वेरिएबल को इस तरफ कर दिया, टाइम वाले वेरिएबल को उस तरफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग, क्यों इंटीग्रेट करना है? क्योंकि मुझे x निकालना है, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x निकलेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, या फिर ओमेगा वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे तो इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt तो t हो जाएगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताओ? पता है क्या किसी को? साइन इनवर्स ऑफ, ये लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना।
फॉर्मूला ये लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो लर्न कर लो। ठीक है, इस चीज़ को भी प्रूफ किया जा सकता है, मैथ्स वाले सर कराएंगे आपको इसका प्रूफ, इस फॉर्मूले का भी प्रूफ है। एनीवेज वी विल डायरेक्टली यूज़ द फॉर्मूला। हो गया क्या, प्रूफ भी हो गया, क्या बात है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में ओमेगा एज इट इज़ है, टाइम को टी लिख दो, इंटीग्रेशन डी टी एस टी प्लस सम कांस्टेंट हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर, कांस्टेंट को सी की जगह फाई लिख देते हैं। अगेन फाई क्यों लिखा उसके पीछे भी रीज़न है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, सीक्रेट है उसके पीछे, बट इट्स अ कांस्टेंट। सी लिखना था, सी की जगह मैंने सिर्फ सिंबल चेंज किया है, फाई लिखा है। सो साइन को उधर लेके जाएंगे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो एक्स इक्वल टू आ गया आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 3। क्या एक्स हमारा टाइम का फंक्शन है? यस। उसमें कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं? ओमेगा और फाइव, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, जो भी उस मोशन में कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फाई जो है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, वो क्यों फाई दिया, सी भी तो दे सकते थे। अब दूसरी एक बात, इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ हम लोग फिर भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं? इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, मतलब आपने जो मोशन स्टडी किया वो कहाँ से स्टडी करना चालू किया? जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब स्टार्ट कर रहा है, मतलब टाइम कितना? t इक्वल टू 0 डालेंगे। x की वैल्यू कितनी डालेंगे? मीन पोजीशन पे तो 0 डालेंगे। याद करो मोशन मैंने जो डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर o, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट यहाँ डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू a साइन ओमेगा, t का वैल्यू 0 डाल दो प्लस फाइव, तो कांस्टेंट फाइव की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? a साइन फाइव इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? साइन ऑफ a तो 0 नहीं हो सकता, साइन ऑफ समथिंग इज 0, इट मीन्स वो एंगल कितना होना चाहिए? 30। साइन 30 तो हाफ होता है, साइन 0 होता है। तो अगर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो फाइव का वैल्यू 0, अगर मीन से स्टार्ट ना करे तो फाइव का वैल्यू कुछ और होगा। ये केस हो गया 1। मतलब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अलग अलग है हर सिचुएशन में। पार्टिकल 0 से स्टार्ट करे तो वैल्यू 0, अगर पार्टिकल मेरा इधर से स्टार्ट करे प्लस a से, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा इक्वेशन में? इधर या फिर यहाँ पर कहीं पे भी डाल सकते हो आप, यहीं डाल दो। प्लस a से स्टार्ट करे t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर मैं a डाल दूंगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा t, ये तो 0 है, प्लस फाइव, सो साइन फाइव इक्वल टू a, और ये इधर है तो ये a कट होके +1 हो जाएगा। साइन फाइव की वैल्यू 1, +1 का मतलब क्या है? साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन 90, तो मेरा फाइव हो जाएगा 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। सो यहाँ पर केस नंबर 2 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। केस 2 क्या है? फॉर, कहाँ लिखो यार, ये दिखेगा नहीं ना कैमरा में, यहाँ लिख लो, ये दिख जाएगा। फॉर पार्टिकल, ये केस इधर लिख रहा हूँ, केस 2। फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से? प्लस a से, एक्सट्रीम पोजीशन 2 है, उस वाली पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो कितना? तो आ जाएगा मेरा फाइव इक्वल टू, मैं वो वैल्यूज यहाँ पर डाल दूंगा, तो a इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाइव, सो a इक्वल टू a साइन 5, 1 इक्वल टू साइन 5, सो फाइव इक्वल टू 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेडियन में लिखते हैं तो हम लोग 90 डिग्री की जगह सीधा सीधा लिखेंगे π/2 रेडियन। अगर -a से स्टार्ट किया तो फिर -1 आएगा। साइन की वैल्यू -1 कब होती है बताओ? -180 180 डाल दो फिर वहाँ पर, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा फाइव का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो फाइव का वैल्यू ये किस पे डिपेंड करता है? स्टार्टिंग कंडीशंस पे। स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टडी ऑफ मोशन, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर रुकते, लिख लो। अभी आई है।